नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सेट 4 आप लोगों को बढ़िया लगा होगा और उससे मुख्य मुख्य बातें आप लोग नोट भी किए होंगे। और सेट में वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना है। उनसे जितने सारे क्वेश्चन बने शायद आप लोग उसको सेट पे ही लिखे होंगे या तो कॉपी पे नोट डाउन किए होंगे। चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग सेट 5 का डिस्कशन करते हैं। सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। पानी में क्या मिलाया जा रहा है? नमक मिलाया जा रहा है। पानी में जब भी बात करें नमक का या अशुद्धि का, पानी में दो ही तरह से क्वेश्चन आएगा कि पानी में जब अशुद्धि मिलाया जाता है या नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। बात यदि हम करते हैं क्वथनांक की, क्वथनांक आप लोगों को हम बताए होंगे। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी जिस पॉइंट पे क्या होता है, पानी उबलना शुरू होता है, अर्थात जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो पानी क्या होता है? उबलने लगता है। तो बात है कि जब किसी पानी में नमक या अशुद्धि मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है और जमाव बिंदु या हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जमाव बिंदु भी क्या होता है? घट जाता है। अर्थात हिमांक बिंदु जो होता है वो घट जाता है। हिमांक बिंदु घटाने का मतलब कि जहाँ पे जिस जगह पे तापमान क्या होता है? कम होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है? बर्फ़ बन जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा? पानी की दिक्कत होगी। इसलिए क्या किया जाता है? उस पानी में नमक या सोडा मिला दिया जाता है ताकि उसका तापमान और घटा दिया जाए, ताकि 0 डिग्री पे वो पानी बर्फ़ न बन के उसके नीचे के तापमान पे पानी क्या हो? बर्फ़ बने। जैसे जैसे ही किसी पानी में नमक या सोडा मिलाया जाता है तो उसका तापमान 0 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो पानी उस क्षेत्र ठंडे प्रदेश में जो 0 डिग्री पे जमेगा वो अब 0 डिग्री पे न जम के -22 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो जाके क्या बनेगा? बर्फ़ बनेगा या पानी जम जाएगा। इस प्रकार क्या करते हैं, ठंडे प्रदेशों में हम लोग पानी में इस तरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम तापमान पे भी पानी के रूप में ही रह सके, ना कि बर्फ़ के रूप में रहे। इस प्रकार याद रखना है कि जब भी किसी पानी में नमक या अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और उसका जमाव बिंदु क्या होता है? जमाव बिंदु या हिमांक बिंदु बोलिए, जिस पॉइंट पे जिस तापमान पे पानी क्या होता है? जमना शुरू करता है या बर्फ़ के रूप में बदलना शुरू करता है, वो भी क्या होता है? उसका तापमान घट जाता है। इससे ठंडे प्रदेशों में क्या होता है? पानी की दिक्कत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। यानी दिया है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर। इसमें केल्विन जो होता है इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। केल्विन क्या होता है? इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। ये क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि इन लोगों में रिलेशन हम लोग को पता करना है, ताकि बहुत सारे जैसे सुने होंगे F-32/9 बराबर C/5, तो इस तरह का देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा TK माइनस TC बराबर 273.15, यानी टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है 273.15 होता है। ये याद रखिएगा, कभी भी आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए केल्विन में टेम्परेचर दिया, आपको बोलेगा कि 0 डिग्री केल्विन तापमान पे बताइए कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन है ये TK माइनस TC बराबर कितना? 273.15। तो ये जो तापमान है ये आपका टेम्परेचर इन केल्विन, T से टेम्परेचर, K से केल्विन, यानी तापमान ये केल्विन में है, यहाँ पे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है। आपको दे कि 0 डिग्री केल्विन पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, माइनस TC बराबर कितना? 273.5। ये 0 ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस उधर जाएगा तो -273, यानी 0 डिग्री केल्विन पे जो डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो -273.15 होगा। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे केल्विन और सेल्सियस में 273.5। अब दे देगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए केल्विन का मान कितना होगा, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा TK माइनस TC बराबर 273.15। ये खुद मैंने इस तरह बनाया ताकि आप आसान हो बनाने में, भूलने में, क्योंकि कन्वर्सेशन में जो होता है टेम्परेचर बदलने में केल्विन को सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड को केल्विन में अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि 273 में किसको घटाएं और किसको जोड़ें। तो याद रखिएगा TK माइनस TC, TK है टेम्परेचर इन केल्विन और TC है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। शायद केल्विन और सेंटीग्रेड में ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा।
होगा, इसको लिख लीजिएगा। कभी भी आपको केल्विन से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने में कभी कठिनाई नहीं होगी। TK माइनस TC ये केल्विन और सेल्सियस में बताया। एक होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब ये बताइए, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट है, तो ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में आपका रिलेशन निकल गया। सेंटीग्रेड C/5 और F माइनस 32/9 ये सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में यदि हमको केल्विन और फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ से सेंटीग्रेड निकाल, यहाँ से जब सेंटीग्रेड निकाल दे दिया हो तो यहाँ से फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से और TK माइनस TC लगा देंगे तो मेरा बन जाएगा। या सेंटीग्रेड मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। तो दो चीज़ याद रखिएगा, एक TK माइनस TC, एक C/5 बराबर F माइनस 32/9। केल्विन में दिया हो तो आराम से यहाँ सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं 273.15, और आपको यदि फ़ारेनहाइट में दिया हो तो यहाँ से भी सेल्सियस निकाल सकते हैं आराम से। तो यदि केल्विन और फ़ारेनहाइट में आपको पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस टेम्परेचर को C बराबर लिख सकते हैं, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह लिख सकते हैं C, 5 इधर जाएगा तो लिख सकते हैं 5/9 इक्वल टू F माइनस 32 ये लिख सकते हैं। और TK और TC की जगह टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह लिख सकते हैं 5/9 F माइनस 32 बाई कितना हो जाएगा 273.15 हो जाएगा। इस प्रकार केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी आपका रिलेशन हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है TK माइनस TC बराबर 273.15 और C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब सोच रहे होंगे रीमर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं सर, रीमर का भी फॉर्मूला होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछता है, अक्सर आपको ये कंफ्यूज करता है TK माइनस TC, और ये आपका अक्सर पूछा जाता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो आपका केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे TK माइनस TC हमको निकालना है केल्विन, और आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है एग्जाम में, बोलेगा इतना डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना डिग्री केल्विन होगा, तो हम जानते हैं TC यदि निकाल लें, डिग्री सेंटीग्रेड का मान निकाल लें तो हमारा केल्विन निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, C/5 का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, निकल जाएगा। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका आंसर होगा केल्विन, ये निगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को हम पहले भी बताए थे, एक सेट में डाले थे चालक के बारे में डाले थे और हम बताए थे कि चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता, चालकता हो गया उसका, उसके बाद तापमान, ये सब सारी चीज़ों से निकालना था। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। जिस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई चालक है, अभी चालक की बात करते हैं, बताए थे कि चालक किसे कहते हैं, जब किसी भी पदार्थ से जब क्या हो, धारा क्या हो, बिना प्रतिरोध का फ्लो हो, यानी किसी प्रकार का कोई उसे क्या करे, बाधित ना करे, यानी कि तो उसे क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। यानी अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, यदि साइंस की भाषा में बोलना चाहे तो बोलेंगे जिस किसी तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसमें क्या होती है, धारा, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो बढ़िया से होती है, और उसे ही हम लोग चालक बोलते हैं। सीधी सी बात है, ये हमारा एक चालक है। ये इलेक्ट्रॉन यदि बिना किसी अवरोध का स्मूथ फ्लो हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। विद्युत का क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर है, ये एक अच्छा चालक है। और इसमें तापमान का प्रभाव बताए थे कि जब किसी कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है, तांबा की तार है, इसको यदि हम गर्म करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को हम बताए थे कि इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब ये बताइए, जब R बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, आसानी से पास नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, उसकी चालकता घट जाएगी, कंडक्टिविटी जो होगी उसका क्या होगी, घट जाएगी। ये चालक में होता है। चालक में क्या होता है, जब किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पास हो रही थी किसी भी तार में या पदार्थ, किसी वस्तु में, तो वो क्या होगी, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं पार होगी, यानी मूव बढ़िया से नहीं कर पाएगी, तो जिससे इलेक्ट्रिक का फ्लो बढ़िया से नहीं होगा। तो किसी भी चालक का तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिससे उसकी चालकता घटती है। ये पढ़े थे हम लोग चालक में। अब हम बात करते हैं अर्धचालक। गर्म करने पे एक अर्धचालक का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक का मतलब, ये पहले अर्धचालक बोलते किसको है, ये आधा चालक है। यानी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जितना जो फ्लो होता है चालक में उसका क्या होता है, आधा। अर्थात ये अर्धचालक जो है ये चालक से, अर्धचालक का जो चालकता होता है चालक से कम होता है, किंतु अचालक से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है अचालक से, यानी जिससे तो इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होता है। इसका मतलब ये जो है ये दोनों के बीच में है, यानी एक
जिससे इलेक्ट्रॉन बढ़िया से पास हो रहा है उससे कम इलेक्ट्रॉन पास होता है अर्धचालक में, एक वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होता उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होता है। यानी अर्धचालक जो है चालक एवं अचालक के बीच आता है। किसके बीच आता है? तो ये चालक एवं अचालक के बीच। अब बात करते हैं कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या होता है, चालक का विपरीत काम करता है। जब तापमान अर्धचालक का हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, और इसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है, वो भी इसका घट जाता है। तो अब ये बताइए, कोई वायर है, मान लीजिए ये तांबा की ही वायर है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। इसको क्या किया, गर्म किया। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध घटना मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो आसानी से हो रहा है वो और आसानी से होगा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अभी इसमें अर्धचालक है तो क्या है, चालक की तरह तो मूव कर नहीं रहा है ये, यानी क्या हो रहा है, इसको प्रतिरोध करने वाला प्रतिरोध है उसमें उपलब्ध है, यानी विरोध करने वाला प्रतिरोध है। लेकिन जैसे गर्म करते हैं तो इसका मान घट जाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ये दुश्मन आ रहा है, ये धीरे धीरे जैसे घटेगा तो ये और आसानी से मूव करेगा, एक चालक की भांति कार्य करने लगेगा। जिस तरह चालक पदार्थ में रेजिस्टेंस नगण्य के बराबर होता है या रहता है, उसी प्रकार जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका घट जाता है। और घट जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास होता है और क्या होता है, चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो दो चीज़ें निकला कि उसके ठीक विपरीत है, चालक और अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से उस अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है। तो इस प्रकार अर्धचालक को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होगी, उसकी चालकता बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, चालकता बढ़ रही है ना। आपको बताए थे चालकता क्या है, किसी भी पदार्थ का क्या है, वो गुण है जिससे होकर इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, पास होने देता है। यानी कितनी आसानी से वो पास होता है और कितनी कठिनाई से पास होता है। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना बढ़िया से पास होगा उसकी चालकता बोलेंगे उस पदार्थ की चालकता बहुत बढ़िया है, और जिसमें थोड़ा बहुत होगा बोलेंगे उसका चालकता थोड़ा कम है, जिससे कुछ नहीं होगा तो उसको बोलेंगे उसकी चालकता नगण्य है। तो याद रहे, अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध का मान घटता है जिससे उसकी चालकता का मान बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध, या आपको क्या दे, विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछ ले सर तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताए थे ये सब आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसका मान ये डायरेक्टली नहीं, इसमें उल्टा काम करेगा। टी जब बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा और रो का मान भी घटेगा और कंडक्टिविटी का मान, चालकता का मान बढ़ेगा। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब ये बताइए, एक ऐसा तापमान आएगा मान लेते हैं कि इस तापमान को हम घटाते हैं तो ये प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा, जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा, और रुकेगा तो उसकी चालकता क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, यानी आसानी से करंट पास नहीं होगा। एक ऐसा तापमान आएगा कि इसको हम इस तरह से तापमान को घटाते जाएं ताकि ये आर का मान इस प्रकार बढ़ जाए ताकि उसे कोई इलेक्ट्रॉन ही पास नहीं हो। जब इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो ये सी जो है कंडक्टिविटी उसका शून्य हो जाएगा कि नहीं शून्य हो जाएगा, बोलेंगे जी सर हो जाएगा। तो वो कौन सा तापमान है, तो 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन अर्थात -273.15 टीके माइनस टीसी से निकाल लेंगे। यानी 0 डिग्री केल्विन पे अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, संपूर्ण होता है, अर्थात अनंत होता है। क्या होता है, बढ़ते बढ़ते ये अनंत हो जाएगा ना, मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो कंडक्टिविटी, उसकी चालकता अर्थात उसे जो इलेक्ट्रॉन पास होगी वो होगी ही नहीं, क्योंकि पूरा जगह में छेक लेगा, आर ही छेक लेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन ही पास नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, उसको बोलेंगे अचालक। तो इस प्रकार ये समझ में आई कि 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी अर्धचालक किस प्रकार कार्य करता है, तो अचालक की तरह कार्य करता है। एक आदर्श अचालक के लिए अर्धचालक को क्या होना पड़ रहा है, तो उसके तापमान को आप 0 डिग्री पे ला दीजिए सर, 0 डिग्री पे ला दीजिए, या 0 डिग्री केल्विन पे, या -273 केल्विन पे डिग्री सेंटीग्रेड पे लाइए, उसका आर का मान मैक्सिमम हो जाएगा, कंडक्टिविटी शून्य हो जाएगा। एक आदर्श अचालक की तरह वो काम करेगा, अर्थात उसकी चालकता शून्य हो जाएगी। ये एग्जाम में बार एग्जाम में यही सब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं कि दे देगा आपको अर्धचालक, बोलेगा एक अर्धचालक कब आदर्श अचालक की भांति कार्य करेगा। एक अर्धचालक कब आदर्श अचालक का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन कुछ भी प्रवाहित नहीं हो, तो बोलेंगे 0 डिग्री केल्विन पे, क्योंकि हम लोगों को अर्धचालक में पता है कि तापमान घटाने से इसकी प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का दुश्मन बढ़ रहा है। प्रतिरोध क्या है, दुश्मन, यानी उस वायर से कभी भी इलेक्ट्रॉन को पास ही होने नहीं देगा। और जब पास नहीं होगा तो कोई चालक का काम करेगा नहीं करेगा, तो अचालक हो जाएगा। जिस तरह प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है, इस तरह का काम करने लगा। 0 डिग्री केल्विन, और केल्विन से यदि सेंटीग्रेड की बात करेंगे टीके माइनस टीसी बताए हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 273.15
0.15 हो जाएगा। यानी या तो 0 डिग्री तापमान को घटाते घटाते इस तापमान पे ले आइए, इससे तो नीचे होता नहीं है हमारा तापमान, तो या तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाइए या 0 डिग्री केल्विन पे, तब हमारा एक अर्धचालक आदर्श और चालक की भांति कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर पहला अब देगा कि 0 डिग्री केल्विन पे एक अर्धचालक का प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो बोलेंगे प्रतिरोध जब 0 डिग्री तापमान आप घटाए सर, तो हम लोग को पता है कि अर्धचालक में पता है तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, तो आप तापमान घटा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जब इसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन पे लाए तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है कि एक अर्धचालक का तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो बोलेंगे अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। या प्रतिरोधकता भी उसका घटती है, प्रतिरोधकता यानी रो का मान भी क्या होगा? अनंत होगा। तो इस प्रकार ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। एक और क्वेश्चन पूछता है कि अर्धचालक में जो करंट पास होती है यानी उसका कंडक्टिविटी का कारण क्या है। तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन ही पास होता है, तभी तो उसमें बोलता है कि अर्धचालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसका क्या कारण। तो बोले इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यही ना पढ़े हम लोग। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंड हॉल्स, ये एग्जाम में पूछता है। हम लोग तो जनरली जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वायर इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। लेकिन वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत हो तो उसे अर्धचालक बोलते हैं। लेकिन अर्धचालक में ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, लेकिन अर्धचालक में ये हॉल्स भी होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हॉल्स आंसर देना है कि अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं, दूसरा हॉल्स भी जानेंगे। तो इस प्रकार बता दिए तापमान से संबंधित आपको चालक के बारे में। तो चालक में याद रखना है, चालक में तापमान और रेजिस्टेंस का सीधी रिलेशन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसका क्या? 1/c। यानी तापमान बढ़ा है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ा, और जब रेजिस्टेंस क्या है तो इलेक्ट्रॉन का विरोधी है तो कंडक्टिविटी उसका घट जाता है। किस में? चालक में। लेकिन अर्धचालक में तापमान क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ρ है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंडक्टिविटी का। तापमान यदि आप बढ़ाए तो आर का मान क्या होता है? घटता है। आर का मान घटता है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तापमान बढ़ाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा और ये क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? उसका ज़्यादा होने लगेगा। तो तापमान से संबंधित आप लोगों को मैंने चालक और चालक का बता दिया, ये याद रखिएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने, आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये हमारा पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। बात यदि करेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ में जो है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान स्थित है। लखनऊ में क्या स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? हमारा लखनऊ में ही स्थित है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। इसी को वानस्पतिक अनुसंधान या उद्यान बोलते हैं। वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो हमारा लखनऊ में स्थित है। यदि बात नई दिल्ली की करते हैं तो रासायनिक भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। दिल्ली में क्या स्थित है? रासायनिक भौतिकी प्रयोगशाला हमारा नई दिल्ली में स्थित है। जिस तरह राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, उसी प्रकार नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है। लिख लीजिएगा, भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली में और रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। लखनऊ में कौन कौन सा हो गया? औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ। हैदराबाद की बात करेंगे तो यहीं पर DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है हैदराबाद में। जैसे कोई देखते हैं सेटर वगैरह एग्जाम में पकड़ा गया, थंब इम्प्रेशन मिलाना हो तो हैदराबाद भेजता है। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, और आपका लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और बॉटनिकल गार्डन। हैदराबाद में DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। सबसे बड़ी बात है कि अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते किसको हैं? अनुचुंबकीय वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो आंशिक रूप से क्या होता है? आकर्षित होता है उसके ओर, या चुंबकीय हो जाता है। चुंबकीय होने का मतलब क्या? कि उसके ओर आकर्षित हो रहा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ हुआ पदार्थ जिसको यदि चुंबकीय पदार्थ की ओर ले जाएं तो वो आंशिक रूप से आकर्षित होता है या चुंबकीय गुण आता है। यानी इसको आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है? अति चुंबकीय पदार्थ के नज़दीक लाइएगा तो आकर्षित होगा। इसमें एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते कौन से। याद रखिएगा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम,
क्रोमियम और बहुत सारा होता है, लेकिन ज़्यादातर आप ऑक्सीजन को याद रखिएगा। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और क्रोमियम, ये याद रखिएगा। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग जब तक अति शक्तिशाली चुंबक के पास नहीं ले जाएंगे तो पूर्णतः आकर्षित नहीं होता है। ये ऐसे चुंबक के पास ले जाएंगे तो आंशिक रूप से आकर्षित होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ एकदम ठीक उसी तरह वैसे पदार्थ का काम करता है जिससे हम लोग अर्धचालक पढ़ रहे थे। तो इसमें याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, एक होता है डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक एकदम ठीक वैसे ही होता है जैसे अचालक होता है। डायामैग्नेटिक में इसको कहीं भी ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें चुंबकीय गुण आएगा ही नहीं। यानी कितनों चुंबकीय क्षेत्र में इसको यदि रख दिया जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब चुंबक के पास ले जाएं तो ये आकर्षित होगा ही नहीं। तो कौन कौन नहीं होगा, तो आप देखें, आप घर में देखे होंगे कि चुंबक रखते हैं तो आप ले जाइए उसको प्लास्टिक के पास, आकर्षित होगा। ले जाइए पानी में डुबा दीजिए, पानी आकर्षित होगा, कभी नहीं होगा। तो ये सब में क्या होता है, वो आकर्षित होता ही नहीं। सोना के पास आप सटाए होंगे, सोना कभी भी चुंबक के साथ आकर्षित नहीं होता है। सोना, चांदी, बिस्मत, शीशा, तो ये सब एग्जाम्पल रखिए। डायामैग्नेटिक में क्या याद रखना है आपको, ज़्यादातर लकड़ी तो सिंपल एग्जाम्पल हो जाता है, लकड़ी, पानी सिंपल एग्जाम्पल, प्लास्टिक। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है वो दे देगा आपको बिस्मत, क्या दे देगा, बिस्मत देगा, वो देगा सोना देगा, वो चांदी देगा, सोना चांदी देगा, तांबा देगा आपको। उसके बाद शीशा तो बता ही, एक शीशा दे देगा आपको। तो ये सब याद रखिएगा। यानी वैसा पदार्थ जिसको चुंबक के साथ सटाएं तो उसके साथ चिपके नहीं, यानी चुंबक के साथ जिसको सटाएं वो चिपके नहीं, वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, अर्थात अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय का मतलब जो चुंबक के साथ जैसे ले जाएं वो फटाक से चिपक जाए। देखते हैं लोहा को ले जाते हैं तो लोहा सटाक से चिपक जाता है, लोहा हो गया, निकेल हो गया, ये सब के साथ तुरंत चिपक जाता है। लेकिन जिसके साथ चुंबक हम साथ में ले जाएं तो वो सटे ही नहीं, तो बोलेंगे वो अचुंबकीय पदार्थ है, इसमें चुंबक का गुण है ही नहीं। तो इसी को इंग्लिश में डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा सोना, चांदी, तांबा, मेन आभूषण याद रखिए, सोना, चांदी, तांबा। उसके बाद इधर याद रखिए शीशा, लकड़ी, पानी। तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। और पैरामैग्नेटिक बता ही दिए, जिसके पास चुंबक ले जाएं तो वो एकदम हल्का सा एहसास करे कि हाँ भाई हम आपके और आकर्षित हो रहे हैं, तो वो सब हो जाएगा सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। अब एक आता है कि वैसा पदार्थ जिसके पास चुंबक ले जाए फटाक से चिपक जाए, जिसके पास चुंबक ले जाए चिपक जाए तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो, FERROMAGNETIC, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए इसमें फेरो ही लगा हुआ है, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो जिसमें लोहा का गुण होगा, तो जैसे अक्सर पूछता है आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब तो अक्सर पूछा ही जाता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये हो गया। चुंबक के पास जैसे ही लोग को ले जाएंगे तो फटाक से चिपक जाएगा, सट जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को मैंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ जिसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ जिसको डायमैग्नेटिक। यानी एक हो गया चुंबकीय पदार्थ जिसको फेरोमैग्नेटिक, हिंदी में ही लिख देते हैं चुंबकीय पदार्थ। दूसरा हो गया अचुंबकीय पदार्थ, कितनों सटाइए नहीं सटेगा। तीसरा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, अर्धचुंबकीय ना बोल के अनुचुंबकीय बोलिए। और इसको सटाने के लिए अति शक्तिशाली चुंबक को ले जाइएगा, तब एक में गुण उत्पन्न होगा चुंबक वाला, तब जाके चिपकेगा। ये आंशिक रूप से होता है। तो सबका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कण प्रतिकण है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है एंटी पार्टिकल, अर्थात एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन को कहते हैं। ये एंटी इलेक्ट्रॉन का क्या है, तो ये दोनों का मास तो बराबर होता है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है जबकि पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन से पॉजिटिव बोलेगा, पॉजिट्रॉन ये प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन एक कण ही है, लेकिन ये किसका एंटी कण है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। दोनों का मास तो बराबर होता है, याद रखिएगा, ये दोनों का मास आपस में द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। पॉजिट्रॉन में प्लस चार्ज होता है, इसीलिए तो एंटी पार्टिकल बोला जा रहा है। ये जब निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों का मास बराबर है, मास बराबर है, बट चार्ज क्या है, अपोजिट है। याद रखिएगा चार्ज क्या है, अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन के एंटी कण का कैसा पार्टिकल होता है, बोलेंगे धनात्मक आवेश होता है उसमें। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये सभी पूछता है, CnH2n+2 होता है। CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। एल्किन की बात करेंगे तो ये होता है CnH2n होता है सिर्फ, यानी कि एक कार्बन होगा तो दुगने हाइड्रोजन होगा। इसमें यदि एक कार्बन होगा तो दुगने हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन क्या होगा,
ज़्यादा होगा। यानी कि यदि यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के दुगने से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन होगा। एल्काइन के केमिकल फार्मूला की बात करेंगे तो एल्काइन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। यानी कि जितना कार्बन रहेगा उसके दुगने से और 2 हाइड्रोजन कम होगा। यानी 1 कार्बन रखेंगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 1 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार केमिकल फार्मूला होगा। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसका कितना हो गया, ये इसका ठीक एल्केन का अपोजिट है, ये आपका एल्काइन CnH2n-2, 2 जो जोड़े उसमें 2 घटा दीजिए, और इसमें ना तो +2 है ना तो -2 है, बीच वाला एल्किन में CnH2n याद रहेगा आप लोगों को। पहला में क्या है, 2 ज़्यादा है, सबसे लास्ट में क्या है 2 कम, और बीच वाला में ना तो 2 कम है ना तो 2 क्या है ज़्यादा है, आपका ना 2 कम है ना तो 2 ही ज़्यादा है। अब इसका प्रथम सदस्य होता है मेथेन। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4, ठीक ना। इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है एथीन, C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4 होता है। इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है C2H2 होता है। अब बोलेंगे सर इसमें पहला कार्बन है, इसमें दूसरा कार्बन से आप क्यों लिए, क्योंकि यदि पहला कार्बन से लेते हैं तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CnH2n होता है। यदि 1 कार्बन रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो C1 और 2 गुना 1 CH2, तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है 4 गो बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जबकि 2 खाली ही रह जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही वजह होता है कि ये नहीं होता है हमारा। उसी तरह इसमें भी नहीं होता है, तो इसको मीथेन बोलते हैं, और इसको C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं या एथिन बोलते हैं, एथिलीन या एथिन बोलते हैं। और एल्काइन में C2H4 को क्या बोलते हैं, सॉरी C2H2 होगा, यहाँ पे इसका पहला सदस्य होगा C2H2 होगा, ठीक ना। इसको एसिटिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं या एथाइन बोलते हैं। इस प्रकार आप याद रखिएगा, एसिटिलीन या एथाइन बोलते हैं, और C2H4 को एथिलीन या एथिन बोलते हैं। मीथेन का तो मीथेन ही हो गया। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें अब क्या क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो एल्केन में जो परमाणु क्या होते हैं, आपका सिंगल बॉन्ड में होता है, जिसे हम लिखते हैं C2H6। तो इसमें क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी यूँ समझें कि इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहते हैं, एल्कीन में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से रहते हैं, और एल्काइन में जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड से रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि एल्केन CnH2n में जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड से, CnH2n+2 में, और CnH2n में जो रहेगा डबल बॉन्ड से, और CnH2n-2 में ट्रिपल बॉन्ड से याद रहेगा। तो देखिए 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं, तो वो एल्कीन कहलाएंगे। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध, देखिए डबल बॉन्ड के साथ है कि नहीं, तो ये याद रखिएगा। यानी एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्केन क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। एल्काइन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। सबका हम आपको सामान्य सूत्र भी बता दिए, प्रथम सदस्य का नाम बता दिए, उसके बाद बॉन्ड भी बता दिए। उसके बाद और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें सिर्फ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। पूछेगा एल्केन में पाई बॉन्ड होता है, नहीं, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है। यानी कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ होगा, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आपका एल्कीन और एल्काइन में होगा। यानी कि यहाँ पे आपका पाई सिग्मा होगा और यहाँ भी पाई सिग्मा होगा, जबकि पाई बॉन्ड आपका एल्केन में नहीं होता है। और 2 डबल बॉन्ड के बीच हमारा 1 पाई बॉन्ड होता है। 2 डबल बॉन्ड के बीच कितना होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है, जिसको हम बोलते हैं C2H5, क्या बोलते हैं, OH बोलते हैं, C2H5OH बोलते हैं। अब बात है कि इसको किण्वन कौन करवाता है, उस एंजाइम सबसे बड़ी मायने रखता है। शक्कर के किण्वन से जो बनता है सबसे बड़ी बात है वो एंजाइम याद रखेंगे। तो शक्कर का जो किण्वन से जो एथिल अल्कोहल बनता है उसमें जो एंजाइम रहता है वो जाइमेज रहता है। क्या रहता है, जाइमेज रहता है। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन बनाता है। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल को बनाता है यही जाइमेज एंजाइम ही बनाता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है जाइमेज, और शक्कर के किण्वन से भी क्या बनता है, तो एथिल अल्कोहल बनता है और जाइमेज ही वहाँ काम करता है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा कुछ। और ये जो जाइमेज है आपका खमीर में पाए जाने वाला एकमात्र एंजाइम है।
कुछ आप लोगों को मैंने क्या किया था, ये आपका एंजाइम बताया था कि किसको क्या कन्वर्ट करता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि माल्टोज को माल्टेज क्या करता है, इसको बनाता है ग्लूकोज में तोड़ता है। यानी माल्टेज एक एंजाइम है, माल्टोज एक शक्कर है, ठीक ना। माल्टोज क्या है, एक शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ता है दो पार्ट में, ग्लूकोज में। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे MMG। लास्ट का दो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और पहला क्या हो जाएगा हमारा, ये पदार्थ हो जाएगा। और ये पदार्थ को तोड़ने वाला बीच में जो होगा वो एंजाइम होगा, दूसरा क्या होगा, एंजाइम। तो ये है माल्टोज पदार्थ, ये है माल्टेज, टोज नहीं है, ये तेज है, और ए है, यहाँ पे ओ है, ओ वाला होगा पदार्थ, और ए वाला होगा आपका एंजाइम, और ये लास्ट का दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये ग्लूकोज में ही टूटता है। यानी माल्टोज को माल्टेज एंजाइम पूछेगा, माल्टोज को कौन सा एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ता है, तो बोलेंगे माल्टेज। तो इसके नाम से ही है, सिर्फ ओ की जगह ए रहेगा, माल्टेज। क्या है, माल्टेज एंजाइम किसको तोड़ता है, माल्टोज को, किस में, ग्लूकोज में। ये बता दिया आपको, MMG याद रखिएगा। चलिए एक और बताते हैं आपको, सुक्रोज को तोड़ता है सुक्रेज और इसी को बोलते हैं इन्वर्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज। और इसको जो सुक्रोज को तोड़ता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज पदार्थ हो गया, तोड़ने वाला एंजाइम हो गया सुक्रेज, या सुक्रेज ना दे के ये पूछता है इन्वर्टेज ये एंजाइम याद रखिएगा। सुक्रेज एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम। और ये क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ता है दो पार्ट में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। याद रखिएगा, ये हम सुक्रोज बोल रहे हैं, SUCROS, सुक्रोज पदार्थ है, जबकि सुक्रेज SUCRAS सुक्रेज एंजाइम है, और इसी का दूसरा नाम है इन्वर्टेज। यही आपका एग्जाम में बार बार आता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है किसको तोड़ता है, तो पदार्थ को तोड़ता है, वो पदार्थ का नाम है सुक्रोज। और किसमें तोड़ता है, तो ग्लूकोज GLUCOS ग्लूकोज, और फ्रक्टोज FRUCTOS फ्रक्टोज में तोड़ता है, जो कि फ्रक्टोज क्या है, स्वीटेस्ट हमारा क्या है, शक्कर है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो SSGF याद रखेंगे, SSGF। S से सुक्रोज, और सुक्रेज एंजाइम तोड़ता है, यहाँ पे I लिख लेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लास्ट का दो हमेशा प्रोडक्ट होगा, बनने वाला उत्पाद, टूटकर बनने वाला उत्पाद, और पहला क्या होगा, जो टूटेगा, और बीच में जो बच गया दूसरा, वो एंजाइम का काम करेगा। तो आपको दो चीज़ बताए, एक MMGG बताए, MMGG यानी माल्टोज को माल्टेज तोड़ता है ग्लूकोज में। एक बताया आपको SSGF सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ता है, सुक्रेज को इन्वर्टेज बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। चलिए एक और बता देते हैं आपको, एक होता है लैक्टोज, LACTOS। लैक्टोज को तोड़ता है दो पार्ट में, एक ग्लूकोज में, एक गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज GALACTOS गैलेक्टोज में तोड़ता है। ये इसमें तोड़ता है, गैलेक्टोज में। कौन तोड़ता है इसको, तो तोड़ता है लैक्टेज। कौन तोड़ता है, लैक्टेज। ये ओ ना होके क्या है, ए। जैसे ओ ए में आ जाए समझिए वो एंजाइम है, ठीक ना। तो यहाँ आप एग्जाम में तो क्वेश्चन से ही पकड़ लीजिएगा, लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम, अच्छा वो ना के ए रख देंगे तो वही आ जाएगा। तो इस प्रकार कैसे याद रखेंगे इसको, LLGG। L से हो गया पदार्थ को तोड़ने वाला एंजाइम, और टूटकर बनने वाले दो पदार्थ हो गया ग्लूकोज, और एक जी से गैलेक्टोज। एक जी से क्या आ गया, गैलेक्टोज हो गया। ये शायद आप लोगों को याद रहेगा। तो क्या क्या याद रहेगा, एक तो आप लोगों को MMGG, एक SSGF, एक LLGG। यानी कि यहाँ पे हो गया माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज, अब दो पदार्थ बनने वाला ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे एक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। यहाँ पे हो गया सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज, जिसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज। और ये तोड़कर बनाता है गर्लफ्रेंड को, यानी ग्लूकोज, और क्या बनाता है, फ्रक्टोज को, गर्लफ्रेंड को बनाता है GF, SSGF। और इन्वर्टेज बोलते हैं सुक्रेज एंजाइम का दूसरा नाम इन्वर्टेज। यहाँ पे हो गया लैक्टोज पदार्थ, इसको तोड़ने वाला एंजाइम लैक्टेज, और इससे बनने वाला दो इसके बाल बच्चे होंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इस प्रकार आप लोगों को याद रहा होगा। तो चलिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। किण्वन की प्रक्रिया कौन सी एंजाइम करवाती है, तो एंजाइम करवाती है जाइमेज एंजाइम। या दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा नाम, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम ही करता है। कोई दिक्कत, 8 नंबर तक शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, तो बस वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, जाइमेज आंसर हो जाएगा। माल्टेज बता ही दिए आपको, माल्टेज में बताए थे माल्टेज में क्या बताए थे, MMGG। क्या बताए थे, माल्टेज में MMGG। माल्टेज एक क्या एंजाइम है जो माल्टोज को तोड़ता है, किसमें, तो दो पदार्थ में, ग्लूकोज, यानी कि दोनों एक ही पदार्थ होता है लेकिन दो खंड में विभाजित करता है। अब देखिए
इन्वर्टेज याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? इन्वर्टेज सुक्रेज का दूसरा नाम। और आप लोगों को बताए थे एसएस गर्लफ्रेंड है, एसएस क्या है? गर्लफ्रेंड है। सुक्रोज को तोड़ता है सुक्रेज, और सुक्रेज का ही नाम है इन्वर्टेज, और तोड़ता है गर्लफ्रेंड के रूप में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में, तो याद रहेगा। उसके बाद जाइमेज बता ही दिए, स्टेज बच गया, डाइस्टेज बच गया, शायद इसके बारे में याद नहीं आ रहा है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो विस्फोटक नहीं है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये विस्फोटक नहीं है। लेकिन इसमें से सारे जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और वो पूछा जाता है। हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो ट्राइनाइट्रोटोलुइन की करेंगे, जिसको टीएनटी बोलते हैं, जिसको टीएनटी बोलते हैं। आखिर ये बनता कैसे है ये पहले देख लेते हैं। तो क्या किया जाता है, जब टोलुइन पे एक ये टी से हो गया ट्राई, एन से नाइट्रो, टी से टोलुइन। टोलुइन पे क्या किया जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का किसका करवाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का क्या करवाया जाता है? रिएक्शन करवाया जाता है। जिससे किस पे रिएक्शन करवाया जाता है? तो टोलुइन पे, जिससे बन जाता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन विस्फोटक पदार्थ। याद रखिएगा कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन किससे बनता है, कैसे कौन सी अभिक्रिया होती है और किस नहीं कौन अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो एक नाइट्रिक अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल लेता है, जिसका रिएक्शन करवाया जाता है टोलुइन पे। तो ये हो गया टीएनटी। अब ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन इसको बोलते हैं टीएनजी। इस जी पर भी क्या किया जाता है, जो पदार्थ यहाँ जो करवाया गया था वही इस ग्लिसरीन पे करवाया जाता है। यहाँ पे भी नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाता है। तो क्या होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक पदार्थ बनता है। हम आपको बता रहे हैं रिएक्शन वाला, याद रखिएगा कि ये जो टीएनटी और टीएनजी बनता है, इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेता है या जो अभिक्रिया करवाई जाती है ग्लिसरीन और टोलुइन पे, वो होता है नाइट्रिक अम्ल और H2SO4, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और H2SO4। लेकिन ये टीएनजी याद रखेंगे, टीएनजी का एक उपनाम है जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल तेल। इसको क्या बोलते हैं? नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में ये बार बार पूछता है कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल किसे कहा जाता है। दे देगा ऑप्शन में टीएनटी, टीएनजी, उसके बाद साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइनाइट्रोमीन दे देगा। तो ये नोबेल तेल टीएनजी को बोला जाता है। नोबेल तेल किसको बोला जाता है? टीएनजी को बोला जाता है। नो जी याद रखिएगा, नो जी, जी से ग्लिसरीन वाला पार्ट, टीएनजी वाला पार्ट, और नो से नोबेल तेल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग टीएनपी की। किसकी बात करते हैं? टीएनपी की बात करते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, एक और होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस फिनॉल पे क्या किया जाता है, इस फिनॉल पे ये सांद्र H2SO4 का विक्रिया, सिर्फ ये फिनॉल के साथ जो है H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा टीएनपी बन जाता है। इसका भी एक उपनाम पूछा जाता है, इसे पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। टीएनपी को हम लोग पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। याद रखिएगा, पी से फिनॉल हो गया, पी से पिक्रिक हो गया। तो यहाँ से ये तो भूलिएगा नहीं कि पिक्रिक अम्ल किसे बोलते हैं, तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं। तो पी से पकड़ लीजिएगा, पी से फिनॉल और पी से पिक्रिक पकड़ लीजिए। नोबेल तेल किसको बोलते हैं? नो जी, टीएनजी वाला याद रखिएगा, नो जी यानी नो से नोबेल तेल और जी से ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं। और ट्राइनाइट्रोटोलुइन तो एक आपका हो ही गया, और HNO3 ग्लिसरीन और टोलुइन पे HNO3 H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, जबकि फिनॉल पे सिर्फ क्या किया जाता है, H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाता है। तो इस प्रकार आपका टीएनटी बता दिए, टीएनजी बता दिए, टीएनपी बता दिए। समझ गए ना? इसको बोलते हैं पिक्रिक, पी से टीएनपी, पी से पिक्रिक और पी से फिनॉल, जी से नो जी, इसको नोबेल तेल बोलते हैं। ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गया। एक और बता देते हैं आरडीएक्स। क्या होता है? आरडीएक्स। आरडीएक्स का ही दूसरा नाम पूछता है। आरडीएक्स का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोलते हैं। आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। आरडीएक्स का ही दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट है, या इसी को साइक्लोट्राइमेथिलीन नाइट्रोमीन भी बोलते हैं। आरडीएक्स को क्या बोलते हैं? साइक्लोट्राइमेथिलीन या ट्राइनाइट्रोमीन बोलते हैं, और इसका एक शॉर्ट नाम है साइक्लोनाइट। लेकिन जानते हैं एग्जाम में साइक्लोनाइट के अलावा और पूछता है कि आरडीएक्स को जर्मनी में क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है। जर्मनी में क्या बोलते हैं? तो इसको जर्मनी में जो बोला जाता है हेक्सोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सोजन बोला जाता है। इटली में पूछता है, इटली में से क्या बोलते हैं? तो इटली में T4 बोलते हैं। इटली में टो आ रहा है ना, टी आ रहा है ना, तो T4 याद रखिएगा। यूएसए में पूछता है, यूएसए में क्या बोलते हैं? तो C4 बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यूएसए में बोलेगा आरडीएक्स को C4 किस देश में बोला जाता है? यूएसए में। T4 कहाँ बोला जाता है? इटली में। हेक्सोजन कहाँ बोला जाता है? तो जर्मनी में। हेक्सोजन कहाँ बोला जाता है? जर्मनी में बोला जाता है। ये आरडीएक्स अन्य नामों के नाम से जाना जाता है अलग अलग देशों में। जर्मनी में क्या? हेक्सोजन के रूप में। यूएसए में C4 के नाम से। इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। और आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन 10 समझ में आया होगा। क्वेश्चन 11 सेम है, निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो वही नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ये रिटाइपिंग हो गया, क्षमा चाहेंगे। चलिए
अब जो क्वेश्चन है वो आसान ही है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं, तो इसके अंदर जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका करते हैं, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। जंतु जीवाश्म का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। शैवालों के अध्ययन में शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं और फफूंदी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। फफूंदी या कवक हुए उसके अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर की बात करेंगे तो एपीकल्चर किसे बोलते हैं, एपीकल्चर जो है हमारा शहद उत्पादन को क्या बोलते हैं हम लोग, एपीकल्चर बोलते हैं। शहद उत्पादन को एपीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी मसाला ये सब का जो कृषि किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, जबकि फ्लोरिकल्चर में सिर्फ और सिर्फ फूलों की खेती की जाती है। फ्लोरिकल्चर में क्या किसका किया जाता है, फूलों की खेती किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में हमारा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। बाकी मेथेन आपको बताया ही थे, एल्केन का प्रथम सदस्य है ये प्रोपेन भी क्या है, तृतीय सदस्य है, ब्यूटेन आपका चौथा सदस्य है। रेडोन एक आपका अक्रिय गैस हो गया जिसे नोबेल गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, वुड स्पिरिट जो लकड़ी से स्पिरिट प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट, यानी उसको हम लोग मैथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिल अल्कोहल बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल को तो हम लोग शराब बोलते हैं। इसी को बोलते हैं CH3OH, मैथेनॉल। मैथेनॉल को ही वुड स्पिरिट बोलते हैं। लकड़ी से क्या होता है, एक लिक्विड निकलता है जब उसे गर्म किया जाता है, देखे होंगे, ये बहुत ही खतरनाक होता है, जहर की तरह होता है। इसके सेवन से तो आँख अंधा ही हो जाता है। इथाइल अल्कोहल को दारू बोलते हैं। C2H5 जो भी आप लोग को बताए थे, शक्कर का किण्वन करता है कौन सा एंजाइम, अभी जाइमेज बताए थे, जिससे इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। या ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बनाता है, तो आपका ये जाइमेज एंजाइम अभी आप लोगों को हम बताए थे। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा वुड स्पिरिट, मेथिल अल्कोहल। ऐसी मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, मैथेनॉल, मेथेनॉल, जिसका केमिकल फार्मूला CH3OH। ये सब लिख लीजिएगा, IUPAC नाम भी पूछता है। अब मेथिल अल्कोहल दे कर ना दे देगा मैथेनॉल IUPAC नाम, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, या केमिकल फार्मूला दे देगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर यदि हम 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कीटों की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोलते हैं। एंटेमोलॉजी बोलते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। इकोलॉजी में क्या किया जाता है, इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी देखिए, इकोलॉजी हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ते हैं। इकोलॉजी में इकोलॉजी का हिंदी होता है पारिस्थिति। पारिस्थिति मतलब कोई भी सजीव है या जीव जंतु है, उसके पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है और उसका जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा इकोलॉजी कहलाता है। जबकि पैरासिटोलॉजी जो है, पैरासिटोलॉजी इसमें परजीवी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, परजीवी का जो अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी में किया जाता है। और एक आ गया माइकोलॉजी, ये माइकोलॉजी है, याद कीजिए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है मैलेकोलॉजी जिसमें मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, ये माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। ये कवक का अध्ययन है, जहाँ पे कवक का अध्ययन करते हैं या फफूंदी का अध्ययन करते हैं वो हमारा माइकोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, इकोलॉजी में बता दिए सजीवों पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो ये निम्नलिखित में कौन सा विषम जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन करता है, तो जनांकी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनांकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान को इकोलॉजी बोलते हैं। अभी जस्ट पता है इकोलॉजी में क्या किया जाता है, सजीवों पर जो हमारे पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है वहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी बोलते हैं। ये तो आनुवांशिकी का ये अच्छा डी देख लेते हैं। वायरस विज्ञान में वायरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान के अध्ययन में वायरोलॉजी, यानी वायरोलॉजी में वायरस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। वायरस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं को। जनांकी में किसका, तो विषम जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। और इकोलॉजी में आपका किया जाता है पारिस्थितिक विज्ञान का, इकोसिस्टम आपका पारितंत्र हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये जानबूझकर दिया जाता है, इसमें कोई हड्डी होती ही नहीं है। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है
कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन के होता है, यानी ये पूछ रहा है कि हमारे शरीर में जो है खून का जो जैसे शरीर कट गया तो खून का थक्का तुरंत जम जाता है, तभी तो खून का रुकना बंद होता है, तो वो विटामिन के काम करता है। लेकिन क्या होता है, खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। ये तो विटामिन के की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कट उठ जाएगा, तो खून रुकेगा नहीं, वो बहते रहेगा, तो ऐसे में आदमी मर जाएगा। यही वजह है कि हमारा जब ऑपरेशन होता है आदमी का और विटामिन के की कमी होती है तो ऑपरेशन करने में बहुत कठिनाई होती है। जब चीरा लगाया जाता है तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, खून जब बहने लगता है तो बहते रह जाता है, खून रुकता ही नहीं है। यही वजह है कि विटामिन के की कमी से ऑपरेशन में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए विटामिन के की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही हमारे शरीर से ब्लड वगैरह निकलने लगे तो वो रोकने में ये विटामिन के क्या करे, मदद करे, यानी थक्का बनाने में मदद करे, ताकि ज़्यादा रक्तस्राव नहीं हो। इस प्रकार विटामिन के याद रखिएगा कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। अर्थात हम कट फट जाने से हमारे शरीर में खून कंटिन्यू बहते रह जाता है, रुकता नहीं है, लेट से थक्का बनता है, तो ये समझेंगे कि विटामिन के की कमी है। आज के बाद मान लीजिए शीशा से मेरा पैर कट जाए या किसी चीज़ से खून रुक नहीं रहा है, बहते जा रहा है, समझें विटामिन के की कमी है। यही वजह है कि थक्का जो बन रहा है, जो ब्लड रुक रहा है काफ़ी समय के बाद, वो विटामिन के की कमी के कारण हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। आप लोगों को बताए थे पित्ताशय, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? पित्ताशय, ये पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, पित्ताशय गॉल ब्लैडर हो गया, और इसमें क्या जमा होता है, पीत, और पीत निकलता कहाँ से है आपका, यकृत से निकलता है। कुछ याद आ रहा है, यकृत छोटी आंत का भाग है और छोटी आंत के डेडूनम से जुड़ा होता है ये लीवर, और लीवर से पीत निकलता है, और वो पीत क्या करता है, इस वसा को लगभग 95% को क्या करता है, पचा देता है। लेकिन बताइए, जो पीत निकल कर पित्ताशय में जमा होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है, और उसी में यदि पत्थर हो जाए तो वसा को पचाने के लिए ये पीत रस जो है पित्ताशय में कम पड़ जाएगा कि नहीं। जब कम पड़ जाएगा तो क्या वो वसा को पचा पाएगा, जबकि मैक्सिमम वसा को यही पचाता है, पीत रस ही पचाता है। तो पीत रस रहेगा तब तो, अब जिस घर में पीत रस रह रहा है उस घर में कोई और ढुक जाए तो वो तो उसको तो निकलना ही पड़ेगा, या तो वो तो रहेगा ही नहीं, बहुत कम रहेगा। तो वसा को पचाने के लिए तो ये पत्थर काम आएगा नहीं, वसा को तो पचाएगा वही पीत रस, क्योंकि 95% पचा देता है, और बाकी बात तो पैंक्रियाज में पचता है आपका 5% के आसपास लगभग लाइपेज के द्वारा। तो इस वजह से हमारा वसा क्या होगा, प्रभावित होगा, वसा पचेगा नहीं जल्दी यदि हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है। तो यही दिक्कत होता है, सुने होंगे पथरी जब गॉल ब्लैडर के पास होता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि वसा का पाचन नहीं हो पाता है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हुआ, सेट 5 कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं सेट 6 के साथ। क्षमा चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन रीटाइपिंग हो गया। इसी के साथ